नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरियन रिलेटेड वैकेंसी के बारे में क्लासें लेता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2 दिन पहले ही पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम था पुराना, वो चेंज होकर उसके स्थान पर नया पाठ्यक्रम आ गया है दोस्तों। और कई दोस्तों के कॉल मैसेज और स्टूडेंटों के फ़ोन आ रहे थे, तो बोल रहे थे सर इस नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ और वीडियो बनाए जाए और हमें थोड़ा और गाइडेंस किया जाए किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आगे रणनीति बनानी है। तो दोस्तों, आज उसी रिलेटेड मैं आपको ये अपने रणनीति के बारे में और पाठ्यक्रम के बारे में आज आपके सामने एक भूमिका रखूंगा कि किस तरह से हमें इस सिलेबस को कवर करना है और सिलेबस के अंदर है क्या। और दोस्तों, आप सब ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। उस सिलेबस के अंदर कुछ विशेष अपने ज़्यादा फर्क नहीं है। जो पाठ्यक्रम था दोस्तों पहले, उसके अंदर पेपर 1 था और राजस्थान जीके और जो लाइब्रेरियन रिलेटेड मटेरियल था ओनली वही था और पेपर 300 अंकों का था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो नवीन शिक्षा नीति है उसके अनुसार धीरे धीरे जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। हम देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर निरंतर जो पाठ्यक्रम है वो परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अंदर भी होना स्वाभाविक था। 6 महीने पहले हमें पता चल गया था कि सिलेबस चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, आप सबको पहले ये बता दूं कि आपको फर्स्ट पेपर तो पता ही है कि फर्स्ट पेपर के अंदर जीके और जीएस का पार्ट है, यानी उसमें अंदर अपने राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, साथ में साइकोलॉजी ऐड है। 100 क्वेश्चन का है और टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा, ठीक है। और उसी तरह अपने सेकंड जो पार्ट है वो लाइब्रेरियन रिलेटेड है। और इस बार जो दोस्तों आपके जो लाइब्रेरियन रिलेटेड सिलेबस है उसके अंदर ओनली फॉर क्लासिफिकेशन और कैटलॉग है। देखने के अंदर थोड़ा सिलेबस सेकंड पार्ट का देखें और फर्स्ट पार्ट का देखें तो उसमें स्पष्टीकरण नहीं है सिलेबस के अंदर कि ये आखिर पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, अपने जो जो आप बुक्स पढ़ते हो अपने वीएमयू की, इग्न्यू की या फिर कोई गाइड है, तो उस गाइड के अंदर जो सेकंड यूनिट है अपने पहले जो कैटलॉग और क्लासिफिकेशन है वही यूनिट को हमें थोड़ा विस्तृत पढ़ना है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेके पढ़ना है और कुछ उसमें विशेष अपने फ़र्क नहीं है दोस्तों। तो अपने जो रणनीति थी पहले जो लाइब्रेरियन के अंदर वही वापस रखनी है। जो पिछली बार जो लाइब्रेरियन का सिलेबस था एक ब्रॉड लेवल का, उसमें 5 यूनिट थी, उन 5 यूनिट को घटा के 2 यूनिट कर दिया है और थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा साथ में ऐड किया है। तो इस बार जो अपने परीक्षा का पैटर्न रहेगा दोस्तों वो मैं यूँ कह दूँ कि इजी टू मॉडरेट रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लेंथी वैसे भी नहीं आने और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे जिससे आप कर नहीं सको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने काफ़ी एग्जामों के अंदर देखे हैं किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो लाइब्रेरियन रिलेटेड जो यहाँ अपने लेक्चर्स लेंगे उन लेक्चर्स के अंदर मैं आप सबको साथ साथ में ये भी बताता जाऊँगा कि इस जो प्रैक्टिकल रिलेटेड पार्ट्स है उसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों, आज अपने इस जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसकी फर्स्ट जो यूनिट है ज्ञान जगत की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ज्ञान जगत से रिलेटेड आपको मैं बता दूं जो अपने 4 यूनिट हैं उन 4 यूनिट के अंदर 1 और 4th नंबर की जो यूनिट है दोस्तों वो ओनली फॉर सिलेबस का 25% या 30% है। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे और क्योंकि इसमें थोड़ा के अपने थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल कम है और क्वेश्चन ज़्यादा इसमें फैक्ट इसमें है नहीं, तो इतने क्वेश्चन इसमें बनने के चांस नहीं है। सिलेबस ओनली फॉर जो सेकंड और थर्ड जो बीच के अंदर पार्ट है उसमें से ज़्यादा आएंगे और आप सबसे ज़्यादा उनको ही कवर करना है। ज्ञान जगत ये भी एक वर्गीकरण का ही पार्ट है दोस्तों, इसको अलग से कुछ इतना देखने की घबराने की बात नहीं है। हम किस तरह से पढ़ेंगे कि भाई इसका नाम है क्या है सिलेबस का और किस तरह से क्या उस भाई होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम सबसे पहले लेते हैं ज्ञान जगत। ठीक है दोस्तों, अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा ज्ञान जगत। अब दोस्त इस ज्ञान जगत को देखते हैं कि ज्ञान जगत वर्गीकरण से या फिर पुस्तकालय से किस प्रकार रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप ज्ञान सबसे तो सब परिचित है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान का मतलब साधारण तौर पर जाने तो इसका अर्थ होगा दोस्तों जानना या फिर अनुभव करना, ये होता है। ठीक है दोस्त, हम किसी चीज़ को देखते हैं अपनी उसकी जो देख के उनके हमारे मन में विचार आते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको देखना और साथ ही ये अनुभव करना कि इस विचार से हमारे को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही दोस्त हमें ज्ञान जगत कहलाता है। अब दोस्तों है क्या,
आखिरकार हम देखें कि किस प्रकार से पुस्तकालय के साथ में ये जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञान जगत के बारे में देखें कि कोई भी हम वस्तु देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी वस्तु देखते हैं, वस्तुओं को देखकर हमें उनके बारे में बोध होता है। दोस्तों क्या होता है? बोध। उसके प्रति एक है हमारे दिमाग के अंदर कुछ चलता है, उसमें बोध होता है। बोध से हम क्या करते हैं दोस्तों? जानते हैं, जानना किसी वस्तु के बारे में। और जान के जो दोस्त अनुभव होते हैं उस वस्तु के बारे में, उसी से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ज्ञान के बारे में आप समझ में आ गया। कोई वस्तु है, कोई वस्तु को देख के हमारे मन के अंदर जो बोध होता है या दिमाग के अंदर जो बोध होता है, उस बोध से हमें क्या है? कुछ जानने को मिलता है कि ये वस्तु क्या है और इसकी वस्तु की कोई विशेषता क्या है। कोई भी हो सकता है, जैसे कोई टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हमारे जो सामान्य जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में हो सकता है, या फिर यूँ कह लो वस्तु कह दो या फिर कोई घटना कह दो। ठीक है, कोई घटना है, हम रोड पे जा रहे हैं, कोई घटना हो रही है, या फिर कोई आदमी चल रहे हैं, या फिर कुछ व्हीकल घटना या फिर किसी और चीज़ के बारे में घटना होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसके प्रति एक जिज्ञासा पैदा होती है हमारे मन के अंदर कि ये आखिर चीज़ क्या है। जब हमारी जिज्ञासा प्राप्त होती है तो हम क्या, बोध होता है। बोध से क्या, हमें चीज़ के बारे में, कोई वस्तु है, घटने के बारे में क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, उनके बारे में विचार आते हैं। विचार आते हैं तो दोस्त हमें क्या, अनुभव होता है उस चीज़ का। ठीक है, उस अनुभव को हम क्या है कि और ज़्यादा साथ में कर लें तो हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज़ है। तो नॉर्मल आप सबको समझ में आ गया कि ज्ञान क्या होता है। ठीक है, अब हम और आगे बात करें कि ये पुस्तकालय जो विज्ञान है उसके साथ में किस प्रकार से जुड़ा है और किस प्रकार से नहीं जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो पुस्तकालय के साथ में, पुस्तकालय से संबंध, पुस्तकालय से संबंध। अब देखो दोस्तों कि हमें सब पता है कि पुस्तकालय के अंदर महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो है पाठक या फिर पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। ये पुस्तकालय की त्रिमूर्ति होती है दोस्तों। ठीक है, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। और पुस्तकालय के अंदर आप सबको दोस्तों पता है कि पुस्तकें लाइब्रेरियन के अंदर हर प्रतिवर्ष नई आती रहती है। जब अपने बजट आता है एनुअल, उस एनुअल बजट से हम क्या है, पुस्तकें खरीदते हैं, या फिर पुस्तकालय की जो सेवाएं होती है गुणवत्ता पूर्वक उसको बढ़ाने के लिए नवीनतम सुधार करते हैं, या फिर कर्मचारी से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं, या फिर उनके वेतनमान है, या फिर किसी और चीज़ की जो वेतन कर्मचारी संबंधित कोई सर्विस है, इस प्रकार हम उसमें प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करते जाते ताकि कर्मचारियों के अंदर एक संतुष्टि की भावना पैदा रहे, उनके अंदर मोटिवेशन रहे आगे काम करने का। ठीक है दोस्तों, अब देखो पुस्तकालय के अंदर आती है बुक्स आई। ठीक है दोस्तों, बुक्स आ गई। यदि आपको किसी वस्तु के बारे में या पुस्तक के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा, और जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम उसके विषय को नहीं जान पाते दोस्तों। ज्ञान से क्या है, विषय को नहीं जान पाएंगे। ज्ञान नहीं होगा तो हमें विषय पता नहीं होगा, और विषय पता नहीं होगा तो दोस्तों हमें क्या नहीं होगी, वर्गीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है कि यदि वर्गीकरण करना है या फिर सूचीकरण करना है, आगे मैं यूं कह दूं, तो भी क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होनी अवश्य है। ठीक है, यदि हमें सूचीकरण करना है या फिर वर्गीकरण करना है तो दोस्तों हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें दोस्तों क्या करना है कि किसी प्रति वस्तु विशेष कोई होती है उसके बारे में बोध होना चाहिए, और बोध से हमें जो ज्ञान है उससे हम क्या, पुस्तकालय को एक तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपको सीधे सिंपल भाषा में ये समझाऊं कि जो तथ्य हैं, ठीक है, किसी वस्तु को देखते हैं उनके बारे में हमारे मन के अंदर तथ्य या विचार या डाटा जो आते हैं, सबसे पहले कोई भी हम घटना को देखते हैं कि कोई घटना देख ली, उसके बारे में हमारा क्या आ गए दिमाग में, तथ्य आ गए। क्या है दोस्तों, तथ्य आ गए। तथ्य कह दो या डाटा कह दो या फिर विचार कह दो। ठीक है दोस्तों, विचार है।
जब विचार क्या है कि संगठित रूप में हो जाती है तो क्या बन जाती दोस्तों? सूचना बन जाती। क्या बन जाती है? सूचना। आप सबको पता है कि डाटा का कोई महत्व नहीं होता, कच्चा डाटा होता है ओनली फॉर, यानी ये ओनली फॉर रफली होता है। लेकिन जब ये संगठित रूप में आ जाते हैं तो सूचना बन जाती है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त होती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान जब संगठित हो जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? ज्ञान जगत बन जाता है। और ज्ञान जगत, और ज्ञान जगत से ही दोस्तों किसी की उत्पत्ति होती है? विषय जगत की। विषय जगत। और जब विषय के ज्ञात कर लेते हैं तो दोस्तों हम किसी भी प्रति का एक क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं या फिर सूचीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से ज्ञान है, ज्ञान जगत है, वो क्या है? वर्गीकरण और सूचीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमें थोड़ा और इसके बारे में कि ज्ञान शब्द है जो किस शब्द से बना है और ज्ञान को हम किस तरह से देखते हैं, ज्ञान की परिभाषा किस तरह से होती है, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप, उसके प्रकार, ये सब दोस्तों इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको ये ज्ञान जगत के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या है, आगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल ले लूँ कि डाटा या फिर विचार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, से ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी ज्ञान को संगठित रूप विषय कहलाता है। और इसी ज्ञान का संगठित रूप विषय कहलाता है। विषय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी विषयों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी या इन्हीं विषयों को को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तथा बहुत से ज्ञान को संगठित को तथा बहुत से संगठित ज्ञान को ज्ञान जगत कहते हैं। ज्ञान जगत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने जो मैंने पहले एक डायग्राम से संबंधित समझाया था, अब उसको एक थ्योरी के रूप में देखें कि डाटा या विचार से ज्ञान की प्राप्त होती है। यानी कोई डाटा या विचार है, डाटा या विचार। ठीक है दोस्तों, उसे क्या आ गया? डाटा या विचार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी ज्ञान का संगठित रूप क्या कहलाता है दोस्तों? विषय कहलाता है। और विषय को पढ़कर हमें क्या वापस प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान के संगठित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? संगठित रूप को क्या कह लेते हैं? ज्ञान जगत। क्या कहलाता है दोस्तों? ज्ञान जगत कहलाता है। ज्ञान जगत। कोई भी जब जैसे कोई भी सब्जेक्ट का यदि निर्माण होता है, ठीक है, जैसे पुस्तकालय विज्ञान विषय है
तो इसके बारे में पहले जो जैसे विषय बनने से पहले इसके बारे में तथ्य होते थे। ठीक है दोस्तों, उन तथ्यों को धीरे धीरे संकलित करके एक ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी बारे में कि पुस्तकालय आखिर क्या है क्या। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या उस ज्ञान को क्या लेते हैं, एक लिखित रूप में या फिर अपने प्रिंटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल किसी भी रूप में क्या करते हैं, हम उसको एक विषय के रूप में लिखते हैं। जब विषय लिख देते हैं और जैसे मान लो एस आर रंगनाथन या फिर मेलविन डेवी ने जो पहले पुस्तकालय संबंधित तथ्य थे उन तथ्यों को लिखकर ये पुस्तक लिखी। आज उन पुस्तकों को हम पढ़कर आज दोस्त हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, संगठित रूप में आ जाता है, छोटा ज्ञान यानी पुस्तकालय रंगनाथन से पढ़ लिया, कुछ किधर से पढ़ लिया, कुछ अपने न्यूज़पेपर से या फिर किसी और भाई जर्नल से या इस मोनोग्राफ से किसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान बहुत सारा साथ में प्राप्त होता है तो ज्ञान संगठित हो जाता है। और ज्ञान जब संगठित हो जाता है तो दोस्तों ज्ञान जगत की रचना होती है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ज्ञान जगत है क्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ज्ञान शब्द किस धातु से बना है। ज्ञान शब्द ये धातु से बना है। ठीक है दोस्तों, ये धातु से बना है, धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जानना, जिसका अर्थ जानना या फिर बोध करना या फिर क्या होता है दोस्तों, विचार करना। ठीक है दोस्तों, ये एक सिंपल तौर में कई क्वेश्चन कभी आ जाता है और तो इसका भी एक विशेष ध्यान रखना है। ठीक है कि भाई हमें किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो कुछ दो वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम उनकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, परिभाषा देखेंगे कि उन्होंने भाई अपने ज्ञान जगत की परिभाषा किस प्रकार से दी है। ठीक है, अब देखें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं किसके बारे में, देखते हैं प्रोफेसर रसल के अनुसार। प्रोफेसर रसल के अनुसार उन्होंने ज्ञान जगत की क्या परिभाषा दी है। तो देखें कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। क्या कहा है दोस्तों प्रोफेसर रसल ने, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो दोस्तों परिभाषा से आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि ज्ञान क्या है। यानी ज्ञान से हम क्या है, जो अपने मन के अंदर जो अंधकारा होता है उस अंधकारे को क्या कर सकते हैं दोस्तों, खत्म कर सकते हैं। और हम अपने जो मस्तिष्क है या फिर मन है उसके अंदर नवीन जो अपने बौद्धिक विचारधाराएं हैं उनको जन्म दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो आगे लेंगे प्रोफेसर जोड़ के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, प्रोफेसर जोड़ के अनुसार कि उन्होंने ज्ञान की क्या परिभाषा दी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, ज्ञान हमारी बुद्धि जानकारी और अनुभव के भंडारों में वृद्धि का नाम है। अनुभव के भंडारों का नाम है। प्रोफेसर जोड़ के अनुसार क्या दोस्तों कि ज्ञान से हमें क्या है, बुद्धि और जानकारी और अनुभव के भंडारों का नाम है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो हमारी बुद्धि का विकास होता है,
नवीन तथ्य हमें कोई मिलता है किसी बारे में तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी होती है और हमें अनुभव प्राप्त होते हैं और उसके बारे में जो हमारी सोचने विचार करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों हमें पहले सबसे पहले ज्ञान जगत के अंदर एक डायग्राम के थ्रू हमने समझा था कि ज्ञान जगत किस प्रकार से वर्गीकरण और सूचीकरण से संबंधित है। साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई ज्ञान की जो एक बेसिक थ्योरी है वो अपने क्या है, ज्ञान शब्द किस शब्द से बना है, किस धातु से बना है। साथ ही हमने ज्ञान से रिलेटेड प्रोफेसर जॉर्ज और प्रोफेसर रसल के अनुसार जो परिभाषाएं थी कई बार एग्जामों में, नेट के एग्जामों में आ रखी है, उसके अंदर ये टॉपिक है ज्ञान जगत दोस्तों। तो इस बार भी नया टॉपिक है, सिलेबस में दे रखा है और उसके अंदर फर्स्ट अपने जो ज्ञान जगत है उसमें से उसको देने के लिए यही सब कुछ रहेगा। तो एग्जाम के पर्पज से दोस्तों इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना। आगे बात की जाए तो हम दोस्तों पढ़ेंगे ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति कि आखिरकार ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ा जाए तो ज्ञान क्या है दोस्तों, कि ज्ञान क्या है कि समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, समय के साथ बदलता रहता है कि ज्ञान आखिरकार है क्या। ठीक है, जैसे ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की प्रकृति समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ बदलती रहती है, बदलती रहती है। किस तरह से दोस्तों, कि ज्ञान की प्रकृति किस प्रकार से बदलती समय के साथ में। जैसे आज से जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल के अंदर दोस्तों आप सबको पता था कि ज्ञान एक केवल मौखिक रूप से या फिर यूं बोले जब मानव के अंदर जो भाषा का विकास नहीं हुआ था तो उस टाइम ज्ञान किस प्रकार से था। तो उस टाइम दोस्तों ज्ञान हाव भाव से था, अपने हाव भाव से बताना कि ज्ञान क्या है। जब भाषा का विकास हो गया तो दोस्तों मौखिक रूप से उसमें ये बताया जाने लगा कि भाई भाषा के थ्रू कि भाई ज्ञान क्या है। जब भाषा से और ज़्यादा, जब कागज़ का या फिर कलम का आविष्कार हो गया था तो मुद्रित रूप में, लिखित रूप में ज्ञान का प्रकट किया जाने लगा। ठीक है, और ज़्यादा जब विकास हो गया तो डिजिटल रूप में ज्ञान को लिखा जाने लगा। और डिजिटल से दोस्तों फिर आज हम देखते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य यानी कि डिजिटल से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो जैसे मोबाइल है या फिर और कोई संचार योग्य साधन है उसके माध्यम से, और भविष्य के अंदर भी दोस्तों नवीन तकनीक आएगी तब संचार का या फिर जो ज्ञान है उसका भी स्वरूप बदल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले ज्ञान किस प्रकार से था। प्राचीन काल में ज्ञान को हाव भाव से, फिर भाषा के माध्यम से, भाषा का विकास हो गया तो भाषा के माध्यम से दोस्तों, भाषा के माध्यम से फिर लिखित रूप में, लिखित से डिजिटल रूप में, लिखित से दोस्तों किस में आ गया, डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप से, डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप में, और डिजिटल से दोस्तों तरंग रूप में, डिजिटल से तरंग रूप में, तरंग रूप में। तो दोस्तों हम देखा है कि जो प्राचीन काल से ज्ञान है वो किस प्रकार से उसकी प्रकृति या स्वभाव है वो परिवर्तन हुआ है। पहले ज्ञान दोस्तों क्या था, पहले जो प्राचीन ज्ञान था
वो दोस्तों हाव भाव से दिखाया जाता था। जो आदि मानव होते थे उनमें भाषा का विकास नहीं हुआ, तब क्या कोई भी ज्ञान होता था वो तो हाव भाव से बताते थे, अपने इशारों से बताते थे कि किस प्रकार से क्या है। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या है, हाव भाव से व्यक्त करते थे। जब भाषा का विकास हो गया मनुष्य के अंदर, तो उन्होंने भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान व्यक्त करने लगे। जैसे प्राचीन काल के अंदर हम देखते हैं जो ऋग्वेद, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, या ऋग्वेदिक जो कार्य अपने काल है, उसके अंदर दोस्तों जो ज्ञान होता था वो ऋषि मुनि अपने शिष्य को क्या कहते थे, एक अनुश्रुति के माध्यम में क्या उनको सुना के जो ज्ञान देते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या है ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। जब और ज़्यादा आगे चले तो क्या होता है, तो दोस्तों अपने लिखित संसाधनों का विकास हो जाता है, कागज का आविष्कार हो जाता है, या फिर लिखने की जो कला है मनुष्य के अंदर। कागज से पहले यदि बात करें तो ताड़पत्र या भोजपत्र, यानी कि जो पेड़ों की छालें होती थी पतली पतली, उनको उतार के जो स्याही होती थी प्राकृतिक स्याही से मोर के पंखों के अंदर भर के जो लिखने की कला थी वो भी विकास हो गई थी। उसके बाद में हम जब बात करें तो अपने कलम और कागज आ गया, तो वहाँ तक भी लिखने का एक रूप था। फिर और ज़्यादा आगे बात करें तो दोस्तों मनुष्य के अंदर वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए उसमें क्या हुआ दोस्तों, डिजिटल जो संसाधन है जैसे कंप्यूटर है, इस प्रकार के जो साधन है उनका विकास हुआ, तो उसमें ज्ञान क्या डिजिटल रूप में आ गया। ठीक है। और डिजिटल से दोस्तों आज हम तरंग रूप में देखते हैं, यानी कि संचार नेटवर्क के माध्यम से जो ज्ञान भेजा जाता है कोड वर्ड के अंदर या फिर किसी अन्य माध्यम के अनुसार, तो हम देखते हैं कि ज्ञान की प्रकृति चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो अपने आते हैं ज्ञान के लक्षण या गुण। ज्ञान के लक्षण या गुण, ये ज्ञान के गुण क्या है या फिर ज्ञान के लक्षण क्या है। ज्ञान के गुण, ठीक है, या फिर लक्षण के ज्ञान के लक्षण क्या है, और ज्ञान की विशेषता बोले वही एक ही बात है, ज्ञान की विशेषता बोल दो, विशेषता, तीनों एक ही बात। ठीक है। तो दोस्तों पहली बात, ज्ञान क्या है, गतिशील है। क्या है दोस्तों, गतिशील। ठीक है। अब गतिशील कैसे है दोस्तों, कि समय के साथ आपको अभी मैंने बताया कि ज्ञान की प्रकृति किस प्रभाव स्वभाव चेंज होती है। ठीक है, गतिशील है, यानी आज हमें किसी चीज़ के बारे में, आज सबसे पहले मान लो हमने नोकिया का मोबाइल या फिर कोई की बटन वाला मोबाइल देखा था। ठीक है दोस्तों, देखा था। ठीक है। तो पहले इस प्रकार का मोबाइल था, और जब हमारे ज्ञान में यदि गतिशीलता नहीं होती तो दोस्तों हमारे पास आज तक वही मोबाइल रहता, हम उसी से चलाते काम, उसी से बात करते या उसी से जो काम थे वो करते हैं। लेकिन जब ज्ञान गतिशील हो गया दोस्तों, क्या है, गतिशील हो गया, मोबाइल जो आप देखते हो की बटन वाला, तो इससे क्या हमारे ज्ञान क्या हुआ दोस्तों, गतिशील हुआ। क्या हुआ, गतिशील। गतिशील यानी उसके अंदर नवीन विचार, ठीक है, नवीन विचार या नवीन शोध के परिणाम स्वरूप, है परिणाम स्वरूप, यानी क्या है कि जो पुराना ज्ञान था उसके अंदर और नवीन ज़्यादा अपने खोज की, तो उसके थ्रू आज हम देखते हैं कि जो स्क्रीन टच वाला मोबाइल है एक हम अपने सामने देखते हैं, या उसी से भी आगे जो और ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी आई है वो देखते हैं, नवीन संस्करण मोबाइल के, नवीन संस्करण। तो दोस्तों आपको मैंने एक उदाहरण के थ्रू समझाया है कि ज्ञान किस प्रकार से गतिशील है और हमारे किस प्रकार से काम आता है दैनिक जीवन के अंदर। या फिर कोई और ज़्यादा हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास की जो जितनी घटनाएं घटित होती है, तो समय के साथ उनके अंदर भी दोस्तों परिवर्तन आता है, उनके अंदर भी परिवर्तन के साथ जो गतिशीलता का नियम जुड़ता है वो क्या है दोस्तों, ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है। आगे बात करें इसकी एक सही तरह से, ज्ञान निरंतर गतिशील है, आप सबको हो गया पता, ज्ञान क्या है, निरंतर गतिशील है। ठीक है, ज्ञान निरंतर गतिशील है, निरंतर गतिशील है। ठीक है। पूर्व में ज्ञान मौखिक रूप में था, बाद में लिखित हो गया, और इससे क्या है कि शोध एवं विकास के नए परिणामों और निष्कर्ष से, शोध एवं परिणामों के निष्कर्ष से, शोध एवं परिणामों के निष्कर्ष से, परिणामों के निष्कर्ष से
निष्कर्ष से भविष्य में भी क्या है, ज्ञान परिवर्तन हो सकता है, ज्ञान में परिवर्तन संभव है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान में परिवर्तन क्या है दोस्तों, संभव है। ठीक है, ये चीज होगी दोस्तों। आगे बात करें तो ये विचार परस्पर जो होते हैं, जो ज्ञान से क्या है, ज्ञान से क्या है, ज्ञान से विचार प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विचार, विचार प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, ज्ञान जगत रचते हैं। विचार प्राप्त होते हैं जो ज्ञान जगत की रचना करते हैं। जो क्या करते हैं दोस्तों, ज्ञान जगत की रचना करते हैं, ज्ञान जगत की रचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और देखें ज्ञान की विशेषता। तो ये ज्ञान की विशेषता और आगे देखें कि भी इसमें ज्ञान में और क्या शामिल कर सकते हैं। तो हम ले सकते हैं इसकी निरंतरता। ठीक है, निरंतरता ज्ञान में किस प्रकार है कि ज्ञान में कभी भी ज्ञान क्या दोस्त स्थिर नहीं रहता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे निरंतरता, दूसरी देखें विशेषता तो वो निरंतरता। पहले गतिशीलता थी, उसके ज्ञान के अंदर किस प्रकार से गतिशील होता है। तो इसमें क्या है कि हमने जो ज्ञान आज है, जो आज का ज्ञान है, आज का ज्ञान है वह भविष्य में इतिहास का रूप होता है, इतिहास का रूप होता है। और ज्ञान के निरंतरता से ज्ञान जगत को अधिक संगठित किया जा सकता है, और अधिक संगठित किया जा सकता है। अब दोस्त इसको थोड़ा समझें कि जैसे आज की यदि कोई करंट की बात होती है, ठीक है, आज के लेटेस्ट करंट के अंदर क्या चल रहा है, तो आज की जो करंट की बात है वो आगे एक समय में जाके क्या दोस्तों क्या बन जाएगी, एक इतिहास की बात बनती है कि पहले इस तरह से घटित हुआ था इतिहास। जैसे मान लो आज कोई बाढ़ की सूचना है, या फिर मौसम की सूचना है, या किसी प्रकार की कोई क्राइसिस है, या फिर किसी और ज़्यादा जो दुर्घटना है, या फिर किसी और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी जो संधि या फिर युद्ध होना, जो आज के अंदर तो करंट का बात है कि भाई आज देश के अंदर दुनिया के अंदर क्या घटित हुआ। लेकिन आने वाली टाइम के अंदर दोस्तों वो इतिहास बन जाता है। तो इसी तरह क्या होता है दोस्तों कि जो आज का ज्ञान है वो भविष्य क्या होगा दोस्तों, इतिहास का रूप होता है। और ज्ञान के निरंतरता से ज्ञान जगत को अधिक बढ़ावा या संगठित किया जा सकता है। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों कि ज्ञान की क्या विशेषता है, तो ज्ञान क्या है दोस्तों, बहुआयामी। क्या है दोस्तों, बहुआयामी। ज्ञान क्या है, बहुआयामी, बहुआयामी। कैसे हैं बहुआयामी, इसकी देखते हैं फिर समझते हैं कि क्या है कि ज्ञान जगत की प्रकृति बहुआयामी भी होती है। ज्ञान जगत की प्रकृति, ज्ञान जगत की प्रकृति बहुआयामी भी होती है। ठीक है, और ज्ञान का विकास हम बोल सकते हैं कई दिशाओं में होता है। ज्ञान का विकास
कई दिशाओं में हो सकता है, दिशाओं में हो सकता है। कई दिशाओं में हो सकता है। और रंगनाथन ने ज्ञान की तुलना उस वृक्ष से की है दोस्तों जो कई शाखाओं में विकास होता है। रंगनाथन, आप सबको पता है रंगनाथन ने जो द्विबिंदु वर्गीकरण दिया है वो भी दोस्तों इस तरह का ही है। रंगनाथन ने ज्ञान की तुलना किससे की है दोस्तों? वृक्षों से की है जिसका विकास कई कई शाखाओं में होता है। यानी बहुआयामी का मतलब है दोस्तों एक साथ कई दिशाओं के अंदर ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं किसी चीज़ के बारे में हम कोई खोजबीन करते हैं, शोध करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम दोस्तों यदि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर किसी और चीज़ के बारे में शोध करते हैं, जैसे मान लो किसी के बारे में कोई रोग है, ठीक है, जैसे कोई रोग के बारे में हम शोध करते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर उस रोग के बारे में करते हैं पर शोध करते करते हमें साथ में और कई रोगों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसका क्या होता है कि वो उसका बहुआयामी विकास होता है कि एक के साथ में हमें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो क्या बहुआयामी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार रंगनाथन ने क्या बोला है कि उस वृक्ष के समान इसकी बहु ज्ञान की भाई ऐसी रचना जिसका क्या है, एक वृक्ष के जो शाखाएं होती है विभिन्न प्रकार से निकलती है। ठीक है, यानी एक जो शाखा थी यानी पेड़ की एक जो तना था उसे कितनी प्रकार की शाखाएं निकल गई, यानी ज्ञान की तुलना इस प्रकार से की है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखें कि ज्ञान की विशेषता और क्या हो सकती है, तो वो है दोस्तों अपने ज्ञान का जो रूप है उसके अंदर दोस्तों आपको पता है कि सम्मिश्रण और विघटन भी होता है। एक अंतिम विशेषता और है, उसको देखते हैं। संघटन, विघटन और विघटन और मिश्रण या सम्मिश्रण, मिश्रण और विघटन और मिश्रण किस प्रकार से, जैसे दोस्तों कि अपने कई बार क्या होता है कि जब दो तीन ज्ञान की या विषय के हम साथ में अध्ययन करते हैं, जैसे हम मान लो कि एक गणित विषय है और गणित विषय के बारे में पहले गणित को एक ही विषय के अंदर रखते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ज़्यादा और निष्कर्ष किए गए और ज़्यादा इस गणित को डीपली देखा गया तो गणित के अंदर दोस्त आप पता है अंकगणित, ठीक है, फिर क्या है रेखा गणित, या और ज़्यादा देखें तो और ज़्यादा डिवाइड होते गए तो दोस्तों इसके अंदर हम और बोल सकते हैं कि जो बीज गणित थी। तो ये दोस्तों क्या हुआ, यानी विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, एक विघटन हुआ कि नहीं हुआ एक विषय का, यानी विभिन्न रूपों के अंदर बटा कि नहीं बटा। यदि हम ज़्यादा गणित के बारे में रिसर्च या शोध नहीं करते, ये किसका परिणाम है दोस्तों, विघटन या मिश्रण, शोध का परिणाम है। क्या है, शोध का परिणाम, यानी हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, शोध का परिणाम, यानी हम किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष करते हैं तो दोस्तों संगठन या विघटन होता है। ठीक है, या फिर सम्मिश्रण और विघटन होता है। यदि हम ज़्यादा शोध नहीं करते, ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं दोस्तों, तो गणित एक विषय के रूप में पहचानते, जो उसके अंदर जो थी वही पढ़ते, लेकिन ज़्यादा हम शोध या निष्कर्ष निकालते हैं तो गणित को और ज़्यादा विभाजन, और भी कई शाखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तो दोस्तों एक प्रकार का विघटन हो गया। सम्मिश्रण क्या होता है कि कई एक समान प्रकृति के विषय होते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम उनका अध्ययन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं या शोध पे करते हैं तो क्या होता है कि ज्ञान या विषय क्या है, दोनों एक ही प्राकृतिक होते हैं, और एक प्राकृतिक होते हैं तो दोस्तों उसमें मिश्रण हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि संगठन या विघटन या फिर सम्मिश्रण हो जाता है।
ठीक है दोस्त, अभी तो हमने ये चीज़ देख ली। अब एक दो फैक्ट और बात करें कि भाई किस तरह से इसके अंदर, तो ज्ञान के हम प्रकार की बात करें कि भाई ज्ञान कितने प्रकार होते हैं। ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की परिभाषा हमने देख ली, साथ में ज्ञान शब्द जो था उसके बारे में देख लिया, ज्ञान जगत के बारे में हमने समझ लिया, ज्ञान से रिलेटेड जो रसेल और जोड़ की जो परिभाषा थी उनको देख लिया, ज्ञान की विशेषताएं देख ली। अब ज्ञान के दोस्तों प्रकार, ज्ञान के प्रकार कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब सामान्य तौर पर देखें तो ज्ञान चार प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार। एक सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। एक होता है दोस्तों विशिष्ट ज्ञान। एक दोस्तों होता है वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान। और एक दोस्तों होता है अंतिम में तकनीकी ज्ञान। क्या? तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब यदि इन चारों को और ज़्यादा समझने की बात करें कि थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा तो ज्ञान के जो प्रकार है वो पूछ सकता है कि भाई ज्ञान कितने प्रकार का होता है, या फिर ज्ञान के जो अपने दे सकता है कि भाई जो ज्ञान के प्रकार है निम्न जो ऑप्शन होंगे उसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। अब जो सामान्य ज्ञान होता है दोस्तों वो क्या है कि रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती है, घटना से घटित ज्ञान, यानी जो हमारे रोज़मर्रा की घटनाएं होती है, जैसे हम न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते हैं या फिर जो आंखों से देखते हैं या फिर सुनते हैं, तो घटना से घटित ज्ञान। ठीक है, इस तरह का जो ज्ञान होता है वो दोस्तों सामान्य ज्ञान होता है। जैसे आप मेरा ये लेक्चर देखोगे और उस लेक्चर से आपकी जो अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा वो दोस्तों सामान्य ज्ञान में आएगा। ठीक है, यदि विशिष्ट ज्ञान की बात करें, जो ये क्या किसी दोस्तों संगठन या कोई विशिष्ट विभाग, विशिष्ट विभाग में काम करने वाले, काम करने वाले, कैसे दोस्तों कि कोई कंपनी है या फिर कोई संगठन या फिर कोई सरकारी विभाग या फिर प्राइवेट का कोई भी विभाग डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर कोई अपने कर्मचारी काम करता है और वो डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही काम करता है, जैसे कोई गरीबी शिक्षा के बारे में या फिर कुछ और ज़्यादा इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड या ऐसा कोई भी काम। ठीक है, तो उसमें क्या एक विशेष विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत होती है, उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, वैज्ञानिक के ज्ञान की बात करें तो दोस्तों ये शोध और निष्कर्ष का परिणाम होता है। शोध एवं निष्कर्ष का परिणाम, शोध एवं निष्कर्ष से प्राप्त किया जाता है। निष्कर्ष से प्राप्त, यानी आपको यदि वैज्ञानिक ज्ञान की बात करें तो जैसे किसी चीज़ के बारे में रिसर्च की जाती है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस था, इसके बारे में जब रिसर्च की, उसके टीका का अपने जो वैक्सीन थी उसका निर्माण डेवलप किया, तो उससे क्या है दोस्तों अपने क्या वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वैज्ञानिक किसका है दोस्तों? ज्ञान है अपने शोध और निष्कर्ष का परिणाम है। अब अंतिम ज्ञान की बात करें तकनीकी ज्ञान, तो ये क्या है दोस्तों? जीवन निर्वहन से संबंधित है। क्या है? जीवन निर्वहन से संबंधित। कैसे कि हमें किसी के बारे में, यदि जैसे कोई आप दुकानदार सेल्समैन देखते हैं या फिर कोई अपने किराना स्टोर किसी भी प्रकार के हम जाते हैं, तो दोस्तों में आपने देखा होगा टेक्निक नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, उनको बात करने का तरीका होता है, उनको जो अपने आइटम्स होते हैं उनको परचेज करने का या फिर किसी प्रकार का ग्राहकों को अपने अपनी ओर आकर्षित करने का, तो जो अपने उनके अंदर जो ज्ञान होता है दोस्तों वो जीवन निर्वहन के लिए होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है दोस्तों क्या होता है? तकनीकी ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो ज्ञान के दो प्रमुख तत्व होते हैं दोस्तों, सूचना और अनुभव। एक अंतिम बिंदु है, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्ञान के प्रमुख दो तत्व हैं, प्रमुख तत्व, सूचना
एवं अनुभव। ठीक है, सूचना एवं अनुभव। तो यदि दोस्तों ज्ञान का प्रमुख तत्व यानी आपको ज्ञान किससे प्राप्त होता है दोस्तों, यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या सूचनाएं होती है। ठीक है, हमें सूचनाएं जो मिलती है उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या होती है उससे फिर हमें क्या जिंदगी के अपने जीवन के अंदर क्या होता है दोस्तों, अनुभव होता है। ठीक है, तो इसके क्या प्रमुख तत्व है। और ये दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है अपने नेट के अंदर, उन्होंने सीधा ही पूछ लिया था ज्ञान के प्रमुख दो तत्व, ज्ञान के प्रमुख तत्व ऐसे करके सूचना दे दिया था, सूचना एवं में से लिख के फिर आगे ये स्पेस दे के है और 4 ऑप्शन दे दिए थे A B C D। तो आपके अंदर भी ये क्वेश्चन वापस आ सकता है, तो वहाँ से मैंने उठाए थे। तो आज के लेक्चर्स के अंदर दोस्तों ज्ञान जगत की जो परिभाषा या फिर जो इसकी अवधारणा थी वो समझी, साथ उसकी प्रकृति देखी, उसकी विशेषताएं देख ली, उसके प्रकार देख लिए। और आपके इसके अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो अपने थ्योरी बेस एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आज के इस लेक्चर से मैंने आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने वर्गीकरण और सूचीकरण से रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, आपको मैंने बताया था किस प्रकार से रिलेटेड होता है। तो जो अपनी फर्स्ट यूनिट दोस्तों, जो फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट, ठीक है, और सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट, फर्स्ट और थर्ड तो दोस्तों वर्गीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, और सेकंड और फोर्थ दोस्तों किससे रिलेटेड है, सूचीकरण से। तो ये जो ज्ञान जगत है, जो ज्ञान और विषय जगत है, इनकी जो जानकारी दोस्त हम ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, वर्गीकरण के लिए। क्योंकि हमें जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान से हम क्या करते हैं दोस्तों, विषय का निर्माण करते हैं। और जब हम विषय का यदि निर्माण कर लेते हैं, विषय को जान लेते हैं, तो दोस्तों हम किसी जो पुस्तकें होती हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि इस विषय का वर्गीकरण किस विषय के अंदर रखना है, और जो पुस्तकें हैं उनका वर्गीकरण करके उनका टाइटल क्या देना है। इस प्रकार से दोस्तों ये चारों तरफ से हम देखें तो सूचीकरण और वर्गीकरण से रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो अपने लेक्चर्स होगा उसके अंदर दोस्तों हमें अपने जो विषय की संरचना है और जो प्रकार है उनके बारे में देखेंगे। यदि इस सेशन से आपको कोई डाउट या फिर कोई अपने क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपकी ज़रूर उस समस्या का समाधान करूंगा। दोस्तों इस नए सिलेबस में पूरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं वो सब घबराए हुए हैं कि आखिरकार इस नए दोस्त अपने सिलेबस को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से पढ़ते जाएं और सब हो जाएगा। अभी अपने काफ़ी समय बचा है एग्ज़ाम को, 11 सितंबर को एग्ज़ाम है, 3 महीने बचे हैं दोस्तों उसके अंदर, तो ये सिलेबस इजीली हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अपने इस वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी जो इस तैयारी के जो नवीन आयाम को जोड़ के अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सके। साथ ही दोस्तों इसको जो वीडियो है इसको लाइक करें और जो यूट्यूब चैनल है उसको दोस्तों अपने सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा इससे रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।